गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान फिर से एक बार प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 20 के अंतर्गत अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम टाइप थर्ड अर्थात प्रॉब्लम बेस्ड ऑन mixed movement if first half of the English alphabet is written in reverse order के साथ आपके सामने उपस्थित हो। अर्थात अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम टाइप थर्ड के अंतर्गत आज मैं आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूं, इस बात की परिचर्चा करने जा रहा हूं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कहने का अभिप्राय है इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ का अभिप्राय जैसे कि हमने पहले ही इसकी परिचर्चा कर चुकी की है, पहले ही इस बात को मैंने बताया है, इस बात की परिचर्चा पहले ही की जा चुकी है कि देयर आर टू हाफ्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ए से एम तक के अक्षरों के क्रम को हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं एवं एन से जेड तक के अक्षरों के क्रम को हम लोग सेकेंड हाफ कहते हैं। हाफ दैट इज द आधा। अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं और यदि हम इन्हें दो खंडों में विभक्त करें तो प्रत्येक पार्ट जो होगा वो 13-13 अक्षरों से युक्त होगा। तो जो पहला खंड होगा ए से एम तक के जो खंड होंगे उसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं और एन से जेड तक के अक्षरों का जो खंड होता है वो सेकेंड हाफ कहलाता है, द्वितीय अर्धांश। अर्धांश को फर्स्ट हाफ को हम लोग पूर्वार्ध भी कहते हैं एवं सेकेंड हाफ को उत्तरार्ध भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वह रिलेटेड है कि आज हम जिस बात की परिचर्चा करने जा रहे हैं, आज जिस विषय की परिचर्चा मैं करने जा रहा हूँ वह है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम उस बात की परिचर्चा आज करने जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि विपरीत वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो वैसी स्थिति में जो प्रश्न राइज किए जाते हैं उसकी परिचर्चा हम आपसे आज करने जा रहे हैं। जैसा कि डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पहले गौर कीजिए। हमने बताया कि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में किया गया है, दैट इज द ए टू एम बिकम एम टू ए, जबकि एन से जेड यहाँ पे जनरल ऑर्डर में दिखाया गया है। यहाँ पे आरईवी लिखा गया है, आरईवी दैट इज द रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम, और ए से एम तक के अक्षरों के क्रम को एम टू ए रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है। और जबकि एन से जेड जो कि हमारा सेकेंड हाफ है वह जनरल ऑर्डर में रखा गया है और दोनों ही हाफ में 13-13 अक्षर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि जब प्रश्न का संबंध फर्स्ट हाफ से रिलेटेड है तो फिर यहाँ सेकेंड हाफ क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों सेकेंड हाफ को निरूपित किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम का संबंध फर्स्ट हाफ से है, लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला की, आप इसको कुछ इस प्रकार से समझिए। कहने का अभिप्राय है कि यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने राइट हैंड को
उठाएं तो इसका ये अर्थ तो नहीं है कि आपका लेफ्ट हैंड हट जाएगा, केवल राइट हैंड अलग से उठेगा। आपका पूरा शरीर रहेगा और उसमें लेफ्ट हैंड भी रहेंगे। फर्क इतना है कि आपका राइट हैंड उठा रहेगा जबकि लेफ्ट हैंड अपनी स्थिति में रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि राइट हैंड कट के अलग से हट उठा रहेगा। ठीक वही बात यहाँ पे है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तो अल्फाबेट तो रहेगा लेकिन उसका फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में रहेगा, जबकि सेकेंड हाफ अपने एज यूजुअल क्रम दैट इज द जनरल ऑर्डर में रहेगा, अपनी मूल स्थिति में रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसा दर्शाया गया है कि ए से एम तक के चेन को एम टू ए लिखा गया है, क्योंकि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में किया गया है, जबकि द्वितीय अर्धांश आपका एम टू जेड जो कि सामान्य क्रम में है। दोनों ही आप में 13-13 अक्षर है। एम टू ए का जो चेन है ये रिवर्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट हाफ है, जबकि एन टू जेड आप देख रहे हैं यह सेकेंड हाफ है जो कि जनरल क्रम में है, जनरल ऑर्डर में, सामान्य क्रम में। GN दैट इज द जनरल ऑर्डर सामान्य क्रम, REB दैट इज द रिवर्स ऑर्डर विपरीत क्रम। ये हमारा फर्स्ट हाफ है और ये हमारा सेकेंड हाफ है। यहाँ पे गौर करें कि जैसा कि आपको ये ज्ञात है मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। पिछले क्लास में भी आपने देखा था, पिछले क्लास में भी इस बात की जानकारी, कई क्लास में इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फ्रॉम राइट की जाति का। फ्रॉम लेफ्ट का काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं एंड फ्रॉम राइट का काउंटिंग इधर से करते हैं। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट की परिचर्चा पहले भी की जा चुकी है, यहाँ पे फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में बेसिकली 4 ही प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट। और जैसा कि आपको मालूम है कि नेचर का नियम है कि जब भी दो चीज एक दूसरे के करीब आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से जब दो सेम पोल लेफ्ट एंड लेफ्ट हो तो आप चार्ज माइनस देंगे, राइट राइट हो तो चार्ज माइनस देंगे, जब लेफ्ट एंड राइट रहे तो चार्ज प्लस एंड राइट लेफ्ट रहे तो चार्ज प्लस। हमने पिछले क्लास में भी पहले भी इसकी पर चर्चा की है। इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म बिटवीन द टू सेम पोल, रिपल्सन एंड बिटवीन द ऑपोजिट पोल अट्रैक्शन। दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है, विकर्षण दैट इज द हटना, दैट इज द घटना। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हो तो आप माइनस साइन देंगे, राइट राइट हो तो माइनस साइन देंगे, लेफ्ट राइट हो तो प्लस, राइट लेफ्ट हो। कंपल्सरी फैक्टर ऑफ मिक्स्ड मूवमेंट है कि प्रॉब्लम बनाने के क्रम में हर हाल में फ्रॉम लेफ्ट या राइट जो भी दिया जाए उसको हम लोग अपर पे रखते हैं एंड आफ्टर ऑल टू द लेफ्ट और राइट जो भी दिया जाए उसको सेकेंड टर्म पे रखते हैं। और यहाँ पे चार्ज दिए गए डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस, दोनों राइट राइट हो तो माइनस, एक लेफ्ट एक राइट प्लस, एक राइट लेफ्ट हो प्लस। आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरेगा वो ऊपर वाली की जाति का गिरेगा। कहने का अर्थ है अगर प्रारंभ फ्रॉम लेफ्ट से किया गया होगा तो आपका मान फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा, यदि प्रारंभ फ्रॉम राइट की जाति का किया गया हो तो प्रारंभ आपका मान फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। कहने का अभिप्राय है कि जब भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं मूवमेंट बेस्ड तो प्रश्न का प्रारंभ बाएं से या दाएं से किया जाता है एंड फर्दर बाईं ओर या दाईं ओर आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं। आफ्टर ऑल यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि A to M become M to A and N to Z is जनरल ऑर्डर। यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि जब भी यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी सीक्वेंस का, किसी भी सीक्वेंस का कोई भी भाग यदि पलट दिया जाए, किसी भी श्रृंखला के कोई भी भाग को यदि विपरीत क्रम में कर दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई मान गिरता हो तो क्या करना है, उसके पहले और अंतिम दोनों मान को जोड़कर एक स्टैंडर्ड मान बनाइएगा और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को स्टैंडर्ड मान से घटाइएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, A to M become M to A
m का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 13, a का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ सेकेंड हाफ है n to z, n का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 14 एंड z का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 26। ये हमारा LHS साइड है, ये RHS साइड है। फ्रॉम लेफ्ट की काउंटिंग जो भी करेंगे हम लोग इधर से काउंट करते हैं, फ्रॉम राइट की काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये जो क्षेत्र है ये रिवर्स ऑर्डर है, विपरीत क्रम में किया लिखा गया है, और यह जो क्षेत्र है n to z का ये सामान्य क्रम में है, जनरल ऑर्डर में है, जिसको GN लिखा हुआ है, दैट इज द जनरल ऑर्डर, REV दैट इज द रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम। अब यहाँ पे देखना है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग मूवमेंट के बाद जो मान गिरेंगे तो हम लोग रिजल्ट किस प्रकार से ओरिएंट करेंगे, रिजल्ट किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर ये कहा जाए कि ये 22 से क्या नंबर, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे 22 से 13 कर देंगे, नहीं, ये 22 से क्या नंबर है, एक नंबर काउंट होगा, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। प्रॉपर वैल्यू वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समान नहीं होते हैं, वास्तविक मान और स्थानीय मान समान दोनों समान नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कहा जाएगा कि ये इधर से कै नंबर, तो बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि 13 नंबर, नहीं, ये 13 नंबर नहीं है। अभी ये पर्टिकुलरली स्थान विशेष के आधार पे कै नंबर पे इधर से गिनेंगे तो कै नंबर पे ये आपको देखना है। तो इधर से अगर गिनते हैं तो ये कै नंबर 1, ये कै नंबर 13। बहुत कैंडिडेट सोचेंगे कि 2, नहीं, यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे टोटल 11 लेटर हिडन है, छिपे हुए हैं। ये 22 से 1 नंबर, ये 22 से 13 नंबर, ये 22 से कितना नंबर 14 नंबर, ये 22 से कितना 26 नंबर। लेकिन जब इधर से काउंट करेंगे तो इधर से कितना नंबर, तो बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे 26 नंबर, नहीं, ये इधर से क्या नंबर, तो ये इधर से 1 नंबर, ये इधर से कितना, बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे 14, नहीं 14 नहीं, ये इधर से क्या नंबर 13, क्योंकि यहाँ 13 ही लेटर इसमें मौजूद है, तो यहाँ से 13 नंबर, 13 के बाद आफ्टर ऑल ये क्या नंबर 14 नंबर, और 14 के बाद ये क्या नंबर 26 नंबर। क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम, सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी चीज का जो प्रॉपर वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू जो होता है दोनों समरूप नहीं होते, दोनों समान नहीं होते। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान दैट इज द प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दैट इज द स्थानीय मान दोनों समरूप नहीं होते हैं। यदि आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, यदि आप हमसे अध्ययन कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, मेरे समक्ष अध्ययन कर रहे हैं, यदि आप एज ए स्टूडेंट हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्टूडेंट, क्या होगा स्टूडेंट। यदि आप किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो उस स्थिति में वहाँ पे आपका स्थानीय मान क्या होगा, स्टूडेंट होगा। यदि आप अपने माता पिता के पास चले जाएंगे तो वहाँ पे आप उनके पुत्र कहलाएंगे, पुत्री कहलाएंगे। यदि आप अपने भाई के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपका स्थानीय मान भाई हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इट डिफर बाई प्लेस टू प्लेस। स्थानीय मान जो होता है वो स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होता है, लेकिन आपका वास्तविक जो मान है, यदि आप मेल हैं तो आप एवरीवेयर मेल ही होंगे, यदि आप फीमेल हैं तो आप एवरीवेयर फीमेल ही होंगे, वो परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो आपका वास्तविक मान है। तो कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जबकि स्थानीय मान स्थान विशेष के आधार पे परिवर्तित होते हैं और प्रारंभिक गणना जो की जाती है वो स्थानीय मान पे की जाती है, न कि प्रॉपर मान पे। तो मैंने वही लिखा है कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समरूप नहीं होते हैं। वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों ही समरूप नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं।
वास्तविक मान एवं स्थानीय मान दोनों समरूप नहीं होते हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि वास्तविक मान एवं स्थानीय मान दोनों समरूप नहीं होते हैं। आगे हम इसको और अच्छा से जरा डील करें, इसको हटाने दीजिए। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, प्रॉब्लम बनाने के क्रम में दोनों का यूज होता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दैट इज द स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का अभिप्राय हो गया स्थानीय मान। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्थानीय मान स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होते हैं एवं कोई भी प्रारंभिक गणना जो की जाती है वह स्थानीय मान पे की जाती है। कहने का अर्थ है कि डिफर बाय प्लेस टू प्लेस। क्या हम लोग कह सकते हैं कि इट डिफर बाय प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस and processing based on it, processing based on it। ठीक है ना। इनको हिंदी में लिखना हो तो ध्यान से इसको सुने और चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि स्थानीय मान स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होते हैं। स्थानीय मान स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होते हैं और प्रोसेसिंग जो होता है, प्रारंभिक जो गणना की जाती है वो स्थानीय मान पर आधारित होता है। क्लियर। जबकि हम जब प्रॉपर वैल्यू की बात करेंगे तो प्रॉपर वैल्यू क्या है, तो इसके बारे में आप लिखिए। प्रॉपर वैल्यू के बारे में हम पर चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू का मतलब होता है, प्रॉपर वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक मान। प्रॉपर वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक मान। एंड वास्तविक मान के बारे में जब हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि इट ऑलवेज कांस्टेंट, इट ऑलवेज कांस्टेंट एंड फाइनल रिजल्टेंट बेस्ड ऑन इट। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, और जो अंतिम परिणाम जो होते हैं वो वास्तविक मान पर आधारित होता है। समझ रहे हैं ना। तो मेरे कहने का क्या अभिप्राय था कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम, दोनों दो चीज होते हैं। तो प्रारंभिक जो गणना की जाती है वह प्लेस वैल्यू पे की जाती है, न कि प्रॉपर वैल्यू पे। तो जब प्लेस वैल्यू के आधार पर विचार किया जाए तो ये बाएं से क्या नंबर कहलाएगा, 1 नंबर, क्योंकि ये पहले पोजीशन पे है। ये बाएं से क्या नंबर, तो 13, क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 का ये चेन है, 11 लेटर हिडन है, टोटल लेटर को उसको नहीं किया जाता है डायग्राम में। आफ्टर ऑल बाएं से ये क्या नंबर, तो 13 के बाद ये 14 नंबर और ये बाएं से क्या नंबर, 26 नंबर। अब दाएं से जब विचार करेंगे तो ये दाएं से क्या नंबर या 1 नंबर, ये क्या नंबर तो 13 नंबर, ये क्या नंबर तो 14 नंबर, 14 के बाद ये 26। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि आफ्टर द प्रोसेसिंग अगर इन रीजन में अगर कोई मान गिरता है तो रिजल्ट किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस बात को हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग, किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग, चाहे वो प्रारंभ का भाग हो, अंतिम का भाग हो, मध्य का भाग हो, किसी भी श्रृंखला के किसी भी रीजन को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया हो, अगर विपरीत क्रम में लिखा गया हो एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई मान गिरता है तो उस श्रृंखला के पहले और अंतिम मान को जोड़कर एक स्टैंडर्ड मान तैयार कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं m का प्रॉपर मान 13 और a का प्रॉपर मान 1, दोनों को जोड़कर मैंने यहाँ 14 स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया। और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को इस स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से यदि आप घटा दीजिएगा
तो स्टैंडर्ड वैल्यू 14 माइनस पीवी दैट इज द, जो प्रारंभिक गणना करने के बाद जो मान गिरता है उसको हम लोग पीवी कहते हैं। पीवी दैट इज द, मैं ये कई एक बार चर्चा कर चुका हूं कि पीवी का मतलब होता है प्रोसेसिंग वैल्यू, प्रारंभिक गणना करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग पीवी कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दिखाया कि ये हाफ आपका रिवर्स है, और हम बता चुके हैं कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग पलट दिया जाए और आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन में मान गिरे तो श्रृंखला के पहले और अंतिम मान को जोड़कर स्टैंडर्ड मान बनाइएगा और उस स्टैंडर्ड मान से वहां पे गिरने वाले मान को घटाइएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर ऑल जब हम यहाँ पे इस रीजन पे आएंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, एनसी दैट इज द नो चेंज। आफ्टर ऑल जब हम लोग दाएं से काउंटिंग करेंगे तो दाएं से जनरल ऑर्डर में कोई भी मान गिरे तो उस मान का आपको विपरीत करना है। एंड आफ्टर ऑल जब हम फिर रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो जब इस रीजन पे आएंगे तो इस रीजन से आपको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जो भी मान गिरे उस मान में इस क्षेत्र में स्थित अक्षरों की संख्या को आप घटा दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है पीवी माइनस 13 ऑफ सेकेंड हाफ। इस रीजन में जो अक्षर हैं उसकी संख्या को घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब गौर कीजिए, यहाँ से ये क्या नंबर, आप कहेंगे एक नंबर। क्या ये वास्तव में एक नंबर है? जब रिजल्ट निकालने की बात आएगी तब तो ये एक नंबर नहीं है। रिजल्ट तो वास्तविक परिणाम जो है वो तो वास्तविक मान पे निकलता है, रिजल्ट तो वास्तविक मान पे निकलता है। प्रारंभिक गणना भले आपके स्थानीय मान पे की जाती है, तो ये बाएं से एक नंबर, लेकिन इसका वास्तविक मान जब बात करेंगे तब तो एक नहीं है, ये तो 13 है, रिजल्ट तो हमको 13 आना चाहिए। तो ये बाएं से का नंबर एक। आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कोई भी मान गिरे तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू 14 जो आप बनाए हैं उससे उस मान को घटाइए, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ क्या नंबर एक को आप 14 से घटाइए, देखिए 13 आ गया। यहाँ से जब कहते हैं ये क्या नंबर, तो आप कहेंगे 13 नंबर, क्या वास्तव में 13 नंबर है? नहीं, आप स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से 13 को घटाइए, आपका एक आ गया। यहाँ से एक है नंबर 14, 14 पे 14, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जनरल ऑर्डर में 22 कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। यहाँ से एक है नंबर 26, और जनरल ऑर्डर में कोई भी 22 मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। फिर से एक बार गौर कीजिए, यहाँ से एक है नंबर एक, क्या ये एक नंबर है? नहीं है, वास्तव में तो एक नंबर नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे किसी भी श्रृंखला को कोई भी भाग पलट दिया जाए, आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई मान गिरे तो उसके पहले और अंतिम मान को जोड़कर स्टैंडर्ड मान बनाइएगा और उस स्टैंडर्ड वैल्यू से वहां से गिरने वाले मान को घटाइएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये एक नंबर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मान जो 14 बनाए हैं 14 से 1 को घटाइए, देखिए 13, 14 से 1 को घटाया हम लोगों ने 13 प्राप्त हो गया। यहाँ से क्या नंबर 13, क्या वास्तव में 13 नंबर? नहीं, 13 नंबर है। तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से 13 को घटाइए, देखिए एक आ गया। यहाँ से एक है नंबर 14, वास्तव में 14 नंबर जो है आपको उसी को लिखना है, क्योंकि जनरल ऑर्डर में 22 से कोई मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। यहाँ से क्या नंबर 26, तो 26 की 26। लेकिन जब दाएं से यहाँ से चलते हैं तो ये दाएं से क्या नंबर एक, क्या ये वास्तव में एक नंबर है? नहीं। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान का अपोजिट किया जाता है। अगर ये वास्तविक एक होता तो ये, लेकिन ये तो नहीं है, तो एक अपोजिट आप बोलिए जेड। यहाँ से एक है नंबर तो 13 नंबर। अगर वास्तविक 13 की बात की जाती तो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपोजिट करना है, क्योंकि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई मान गिरे तो उसका अपोजिट, तो देखिए m का अपोजिट n। यहाँ से एक है नंबर तो 14, क्या ये 14 नंबर है? नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जब आप इस रीजन में आ गए हैं तो इस रीजन का से कोई अब मतलब नहीं है, तो क्या कीजिएगा कि इस रीजन में जब भी आइएगा तो यहाँ पे मैंने दिखाया पीवी माइनस 13 ऑफ सेकेंड हाफ। कहने का इस रीजन में कोई भी मान गिरे तो इस क्षेत्र में जो अक्षरों की संख्या उसको आप घटाइएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से एक है नंबर 14, 14 में इस क्षेत्र की में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को घटाइए, 14 में 13 को घटाइए, देखिए एक नंबर आ गया। यहाँ से एक है नंबर तो आप कहेंगे 26, क्या ये 26 नंबर है? तो नहीं। तो यदि आप इस रीजन में है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो इस क्षेत्र में स्थित अक्षरों की संख्या जो 13 ऑफ सेकेंड हाफ है उस 26 से आप घटाइए, 26 में 13 घटाइए, देखिए 13 आ गया। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लीजिए, क्या यहाँ पे मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट फैक्टर टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये सम इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सम इम्पोर्टेंट फैक्टर, सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स
कुछ विशिष्ट तथ्य हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा है मैंने, FL 13 और लेस देन 13, देन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 14। कहने का अभिप्राय है कि बाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को हमें स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटा लेना चाहिए। बाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो, हमें फिर से यहाँ लिख देता हूं कि बाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए हमें उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटा लेना चाहिए। जैसा कि आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से पीवी को घटाया है। दूसरे पॉइंट पे गौर कीजिए, बाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत आता हो, 26 के अंतर्गत आता हो तो हमें उस मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट, फ्रॉम लेफ्ट 13 और लेस देन 13, देन सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 14। बाएं से यदि का मान 13 या 13 से कम तो आप इसी रीजन पर रहेंगे, तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटा लीजिएगा। बाएं से फ्रॉम लेफ्ट 14 to 26, बाएं देन NC, कोई परिवर्तन नहीं करना है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि बाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत आता हो तो हमें उस मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाएं से 14 से 26 के अंतर्गत अगर कोई मान आए तो हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, हम लोग दाएं से विचार करते हैं। तो यहाँ पे गौर करें कि फ्रॉम राइट 13 और लेस देन 13, देन अपोजिट दैट वैल्यू। क्या लिखा गया है, FR 13 और लेस देन 13, देन अपोजिट दैट वैल्यू। कहने का अभिप्राय है कि दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम तो आप इसी रीजन पे रहेंगे। कहने का अभिप्राय है कि दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता हो तो हमें उस मान का विपरीत कर लेना चाहिए, विपरीत कर लेना चाहिए। फ्रॉम राइट 13 और लेस देन 13, फ्रॉम राइट 13 और लेस देन 13, आप इस रीजन पे रहेंगे और इस रीजन में कोई भी मान गिरे तो आपको विपरीत कर लेना है। आफ्टर ऑल अब लिखा गया है FR 14 to 26, देन सब्ट्रैक्ट 13th ऑफ फर्स्ट हाफ। कौन सा, सेकेंड हाफ का जो 13 लेटर है, 13th ऑफ फर्स्ट हाफ फ्रॉम दैट PV, उस मान से सेकेंड हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या जो 13 है वो घटा लीजिएगा। कहने का अर्थ है कि दाएं से अगर 14 से 26, दाएं से 14 से 26, दाएं से ये 1 नंबर, ये 13 नंबर है, ये 14, ये 26, तो दाएं से 14 से 26 दैट इज इस रीजन पे जब आएंगे तो क्या करना है कि इस रीजन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर कोई मान प्राप्त होता है तो आप इस रीजन में जो अक्षरों की संख्या है कितनी है, 13, वो 13 यहाँ पे घटा देंगे। वही लिखा गया PV फाइनल 13 ऑफ सेकेंड हाफ।
तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से देखिए, दाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत प्राप्त होता हो, 14 से 26 के अंतर्गत प्राप्त होता हो, तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए हमें उस मान से सेकेंड हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को घटा लेना चाहिए। ये कहने का अभिप्राय है, क्योंकि यहाँ पे 13 है इसलिए 13 घटाया गया। अगर ऐसा केस रहता कि यहाँ पे मान लीजिए 15 अक्षर होता तो, और इस प्रकार का अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स होता, सेकेंड हाफ जनरल ऑर्डर में रहता, और अगर आप यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे अक्षरों की संख्या अगर 15 होती तो फिर यहाँ 15 घटेगा। तो दिमाग पे ये रखिएगा कि 13 ये नहीं, ये डिपेंड करेगा कितने लेटर्स है, कितने कंपोनेंट्स है दोनों पार्ट में। अगर यहाँ पे नंबर्स ऑफ कंपोनेंट मान लीजिए 15 होते तो आप यहाँ 15 बताइएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि PV माइनस 13th ऑफ सेकेंड हाफ, दैट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सेकेंड हाफ। अगर यहाँ पे 15 होगा तो 15 यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे, किस प्रकार से प्रश्न फ्रेम आउट होता है, किस प्रकार से प्रश्न राइज किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, प्लस यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको निर्देश ये दिए जाए, यदि प्रश्न में यह कहा जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि आपको प्रॉब्लम वो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर से ही अरेंज करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आपको ये डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे प्रश्न रिवर्स ऑर्डर में ही अरेंज किए जाएंगे, वह फिर जनरल ऑर्डर में भी अरेंज किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, इस बात पे जरूर जोर होता है कि अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स किया जा रहा है तो मे बी जो प्रॉब्लम होगा वो रिवर्स रीजन से ही अराइज होंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर रिवर्स आपको फर्स्ट हाफ कहा जा रहा है तो जो प्रश्न भी अराइज किया जाएगा वो रिवर्स ऑर्डर से ही अराइज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। खैर छोड़िए, किसी भी ऑर्डर से अराइज किया जाए, मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर पे आपको प्रॉब्लम फ्रेम आउट करके दिखाऊंगा, चाहे वो जनरल ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर दोनों। ठीक, तो आइए सबसे पहले लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे हम लोग प्रश्न पे गौर करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे क्या है, तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, दैट इज द फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश दैट इज द फर्स्ट हाफ कहा जाता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश दैट इज द फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये आप गौर कीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को दैट इज द फर्स्ट हाफ को
विपरीत क्रम, जैसे कि ए से एम को M2A लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायां बायां है इसलिए घटना तो है, लेकिन मैं बार बार इस बात की परिचर्चा कर रहा हूं कि अभी आप डायरेक्ट स्टेपिंग लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, स्किप करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आप लर्निंग स्टेज पे हैं, इसलिए आपको बेसिकली चलना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हाँ, जब आप मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बना के इस प्रकार के प्रश्नों पे कमांड कर लेंगे तो आप डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मैं क्या बताया कि अगर मैं इस तरह बोलता कि 18 और 7 कितना हो गया, तो 18 7 11, 11 और 14, 11 14 कितना हुआ, 3, डायरेक्ट में कह दिया 3, आंसर सी। तो मेरे ऐसे कह देने से या किसी भी टीचर के इस प्रकार से जादू दिखा देने से कैंडिडेट्स नहीं समझ जाते हैं, बल्कि कैंडिडेट्स को स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई मदारी का खेल नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ अध्ययन हो रहा है, इसलिए अध्ययन बारीकी से की जाती है, सारगर्भिता के साथ की जाती है, न कि मदारी के तमाशा की तरह, ठीक है ना। मेरे ये कह देने से कि नहीं 18 7 11, 11 14 3, अब समझते नहीं ये कैसे हुआ 3 पर सी, तो ये जादू तो नहीं दिखाना है, आपको सिखाना है। इसलिए मैं आपसे भी सलाह, आपको भी सलाह देना चाहूँगा कि लर्निंग स्टेज में आप स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप कीजिए। हाँ, मोर एंड मोर जब आपका कमांड हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम को बनाने के बाद जब आपका कमांड हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। इस प्रकार के प्रॉब्लम हर बार बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 18 7 11, 11 14 3 पर सी हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है, भर बनेगा। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, स्टेप बाय स्टेप में क्या किया कि बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में फ्रॉम लेफ्ट लिखते हैं, एंड फ्रॉम लेफ्ट आपको कितना दिया गया है 18, मैंने 18 लिख दिया। बाईं ओर को इंग्लिश में टू दी लेफ्ट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म TL, TL कितना 7 मैंने लिख दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेम डायरेक्शन अगर दिए जाए तो चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, और 18 में 7 जब जाएगा तो 11, और ये किस जाति का, तो फ्रॉम लेफ्ट 11। और अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर बाएं से 11 गिर रहा है तो आप किस रीजन पे रहिएगा, इसमें या इसमें, तो आपका जवाब होगा इसमें, क्योंकि दोनों ही रीजन में 13 लेटर है, क्योंकि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो बाएं से यदि 13 गिर रहा है, बाएं से 11 गिर रहा है, नॉट 13, बाएं से अगर 11 गिर रहा है आपका पीवी, इसी को पीवी कहते हैं, जो प्रारंभिक गणना करने पे जो मान प्राप्त होता है, इसी मान को इनिशियल जो मान आपको प्राप्त होता है ये पीवी कहलाता है, जिसकी परिचर्चा मैं कई एक बार कर चुका हूँ। तो फाइनली जो आपका पीवी गिर रहा है वो फ्रॉम लेफ्ट 11, इट मीन्स आप इस रीजन पे रहेंगे। तो हम क्या बताए हैं कि इस रीजन पे कोई भी मान गिरे तो आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू 14 बनाए हैं उससे उस मान को घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 14 कहाँ से आया, तो m का मान 13 और a का मान 1 को जोड़कर हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया है। क्योंकि मैं बता चुका हूं किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे अगर कोई मान गिरे तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस रीजन के पहले और अंतिम मान को जोड़ करके स्टैंडर्ड मान बनाइएगा और उस रीजन पे गिरने वाले मान को उस स्टैंडर्ड मान से घटाइएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है 14, इस मान को हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू 14 है उस स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से इस 11 को घटाएंगे। जब इस 11 को घटाएंगे, ये 11 यही पीवी है, यही पीवी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड वैल्यू 14 माइनस पीवी यही है। तो अगर इस रीजन पे कोई मान गिरे तब स्टैंडर्ड वैल्यू जो 14 बनाए उससे पीवी 11 घटाएंगे तो कितना आ गया 3, और 3 नंबर लेटर अल्फाबेट में क्या होता है तो आप कहेंगे सी, इसलिए आपका आंसर हो गया सी। क्लियर, फिर से बार देखिए, फ्रॉम लेफ्ट कितना 18th, तो दी लेफ्ट कितना 7th, लेफ्ट है इसलिए चार्ज माइनस। फाइनली पीवी कितना गिरा 11, और जब 11 गिरेगा तो आप इस रीजन पे रहेंगे क्योंकि दोनों रीजन में 13 आपको फ्रॉम लेफ्ट 11 गिरा है तो इस रीजन पे है। और मैं बता चुका इस रीजन में कोई भी मान गिरे तो यहाँ पे गिरने वाले मान को आप स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट कॉम्बिनेशन के सेकंड प्रॉब्लम पे।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 24वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि यदि फर्स्ट हाफ दैट इज द प्रथम अर्धांश, जो कि ए से एम बिकम एम टू ए हम लोगों ने कर दिया विपरीत करने पर, यदि वे अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो आपके बाएं से 24वें अक्षर के बाईं और 5, तो डायरेक्टली 24 5 में 19 नंबर लेटर है। लेकिन जब स्टेप वाइज हम चलेंगे तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL कहते हैं, FL 24, एंड बाईं ओर को TL कहते हैं, TL कितना 5, तो लेफ्ट है, माइनस करेंगे, 24 में 5 गया तो कितना मेरा PV यहाँ पे आया 19, फ्रॉम लेफ्ट 19, और जब बाएं से 19 था रहा, फ्रॉम लेफ्ट 19 था रहा, तो 13 को अच्छे से क्रॉस करके हम लोग इधर आ जाएंगे। और ये कौन सा ऑर्डर है? तो जनरल ऑर्डर, और हम बता चुके हैं जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। आफ्टर ऑल आपको प्रॉपरली ये देखना है 19 नंबर लेटर क्या होता है, अल्फाबेट में 19 नंबर लेटर एस होता है, आपका आंसर एस हो जाएगा। चलते हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के तीसरे प्रॉब्लम पे, और इसका मीडियम जो होगा, इसका वर्जन जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, प्रश्न प्रस्तुत करूंगा, प्रॉब्लम डील करूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको इंग्लिश वर्जन में अगर बोला जाए तो किस प्रकार से बोला जाएगा उस पर गौर कीजिए। तो विच लेटर विल बी 12th to the left of (25th letter from your left if first half of the English alphabet is written in reverse order। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, which letter will be 12th to the left of 25th letter from your left if first half of the English alphabet is written in reverse order। समझ रहे ना? कहने का अर्थ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 25वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा? आप गौर कीजिए, बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL कहा जाता है, FL कितना कहा गया 25, और बाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में TL कहा जाता है, TL कितना तो 12, तो लेफ्ट है, घटेगा, यहाँ फाइनली भी जो गिर रहा है क्या गिर रहा है फ्रॉम लेफ्ट 13, और यदि फ्रॉम लेफ्ट 13 गिर रहा है तो हम किस रीजन पे रहेंगे? हम लोग रिवर्स ऑर्डर में रहेंगे, और बाएं से इस रीजन पे कोई भी मान गिरे तो मैंने बताया है
कि अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड मान बनाए हैं m का मान 13 और a का मान 1 को जोड़कर उस मान से उसको घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू 14 जो हम लोगों ने बनाया है, स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से इस पीवी को घटाएंगे। पीवी हम लोग का कितना प्राप्त हुआ है 13, इसको घटाएंगे, रिजल्ट क्या आया 1 और 1 नंबर लेटर ए। तो हम लोगों का आंसर ए हो गया, क्योंकि 22 से 13 क्या है देखिए ए है। तो इस प्रकार से हम लोगों का लेफ्ट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे। राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पर अब हम लोग चलेंगे, राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे। राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होगा वो राइट की जाति का आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बताया जा चुका है कि दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो, अगर इस रीजन पे आप रहेंगे तो अपोजिट करना होगा। और दाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत आए, दैट इज द इस रीजन में आएंगे, तो इस रीजन में स्थित अक्षरों की संख्या को जो भी मान प्राप्त होगा उससे घटा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो राइट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे प्रॉब्लम नंबर 1 पे हम लोग गौर करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश दैट इज द फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर, दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दोनों ही दिए गए डायरेक्शन दाया दाया है। तो अगर सिंपल कहें तो 12 और 3 9, 9 पर आई पर अपोजिट आर, सीधे आर। लेकिन मैंने बार बार बताया कि यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे अहमियतता आपके समझने की है, न कि बनाने वाले की समझने की। ऐसा नहीं है कि बनाड़ी की जैसा खेल कर दें कि 12 3 9, 9 पर आई पर आर, आंसर आर। तो ये कहने का तो ये अभिप्राय नहीं होगा कि आपको मैं समझा दिया। यहाँ समझना कैंडिडेट को है, इसलिए हमें स्टेप बाई चलना होगा। दाएं से कितना, दाएं से दैट इज द फ्रॉम राइट एफ आर, दाएं से को फ्रॉम राइट एफ आर कहते हैं। एफ आर कितना, तो यहाँ पे आपको दाएं से 12वां दिया गया है, 12 लिखेंगे। दाईं ओर को इंग्लिश में तो राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म टी आर। टी आर कितना, तो टी आर हम लोग को 3 दिया गया है, 12 में 3 गया है, यहाँ पे 9, ये फ्रॉम राइट 9। और फ्रॉम राइट 9 जब गिर रहा तब जनरल ऑर्डर में रहेंगे। जनरल ऑर्डर में कोई भी मान बाएं दाएं से गिरे तो उस मान का अपोजिट करें। अगर वास्तविक 9 होता तो डेफिनेटली ये आई होता, एंड अपोजिट ऑफ आई बराबर आर। सिंपली आपका आर हो जाएगा, कि वास्तविक 9 रहता तो आई होता, आई का अपोजिट आर होगा। प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे गौर करते हैं, राइट राइट कॉम्बिनेशन के। प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे अब हम लोग गौर करते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 22वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। गौर कीजिए,
आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 22वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, तो दाएं से को शॉर्ट फॉर्म हम लोग एफ आर लिखते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर कितना 22 हम लोगों ने लिख दिया। दाईं ओर को टू द लेफ्ट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म टी आर कितना, तो टी आर हम लोगों ने 5 लिखा, राइट है, माइनस करेंगे और यहाँ पे जो रिजल्ट गिर रहा है वो कितना हम लोगों को गिरा, फ्रॉम राइट 17, कितना गिरा, फ्रॉम राइट 17। और यदि दाएं से 17 गिर रहा है तो इस खंड को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि 13 है, दाएं से 13 तक, यहाँ तक में 13 मिलेगा, 13 को क्रॉस करके हम लोग इस खंड में आ जाएंगे। और इस खंड में आ जाएंगे तो इस खंड में स्थित अक्षरों की संख्या की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने लिखा है कि इस खंड में कोई भी मान आ जाए आफ्टर द प्रोसेसिंग दाएं से, तो इस खंड में जो स्थित अक्षर की संख्या है 13 ऑफ सेकेंड आप उससे घटा दीजिए। वहां पे अगर कोई भी मान दाएं से 14 से 26 के अंतर्गत आए तो उसमें क्या लिखा गया, सेकेंड हाफ में स्थित अक्षरों की जो संख्या उसको घटा दीजिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे सेकेंड हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या जो 13 है, ये 13 कौन सा है, सेकेंड हाफ में स्थित अक्षरों की जो संख्या जो 13 है, उस 13 को यहाँ पे हम घटा रहे हैं, तो कितना आ गया 4, और 4 नंबर लेटर हम लोगों का क्या होगा, डी। तो आंसर हम लोगों का डी हो गया, क्योंकि इस रीजन पे कोई भी मान आएगा तो आपको इस क्षेत्र में स्थित अक्षर से कोई मतलब नहीं है, वो घटा दीजिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं राइट कॉम्बिनेशन की तीसरे प्रॉब्लम पे, जिसका कि वर्सन इंग्लिश होगा, माध्यम हम इंग्लिश माध्यम से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश वर्सन में होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, which letter will be 7th to the right of 4th letter from your right if first half of the English alphabet is written in reverse order। आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 7 to the right of 4th letter from your right if first half of the English alphabet will be written in reverse order। तो यहाँ पे आप गौर करें कि which letter will be 7 to the right of, किसके to the right of, 4th letter from your right। from right कहने का अर्थ है, आपसे कहा जा रहा है इसको हिंदी में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से को फ्रॉम राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एफ आर कितना 4, और दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टी आर कितना, तो 7। अब यहाँ पे गौर करना है कि 4 से 7 घटेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या उसके बराबर हो तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए। हम लोग जिस श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं उसका अंतिम मान 26 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 26 ऐड करेंगे। पावरफुल करने हेतु 26 जो है ईवीएस इंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस हम लोगों ने ऐड कर दिया और ये 37 हो गया। तो यहाँ पे फाइनली पीबी हम लोग का कितना गिरेगा, फ्रॉम राइट 23 गिरेगा, क्योंकि 30 में जब 7 गया 23 और जब 23 फ्रॉम राइट 23 गिरेगा तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे, इस रीजन को क्रॉस करके फिर से इसमें आ जाएंगे, और जब इसमें आ जाएंगे तो इस रीजन से कोई मतलब नहीं है, वही यहाँ सेकेंड हाफ वाला जो 13 लीटर है उसको घटा दीजिए इससे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 23 माइनस 13, ये कौन सा 13 है, तो सेकेंड हाफ में जो 13th लेटर है उसको हम लोगों ने घटाया, तो यहाँ पे हम लोगों का रिजल्ट कितना आ गया 10, और 10 नंबर लेटर क्या होगा ये। इस प्रकार से हम लोगों का राइट एंड राइट का भी कॉम्बिनेशन फाइनल होता है।
कितना मिनट हुआ? 55 कितना? 55 55। भेज दे क्या? भेज देते हैं, डबल डबल बनेगा तो खींच लेंगे के साथ। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे। हम लोग को समय को भी देखना है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा नहीं हो जाए, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जरा तेज़ी से प्रयास करेंगे कि तेज़ी से जो है इन दो कॉम्बिनेशंस को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन। तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के पहले प्रॉब्लम पे गौर कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश दैट इज द फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से दड़ीदा फ्रॉम लेफ्ट आपको बोला जा रहा है 18, और दाईं ओर दड़ीदा टू दी राइट कितना? 5। लेफ्ट एंड राइट है, इसलिए ऐड करेंगे। बाएं से आपको 18 बोला जा रहा है और दाईं ओर आपको 5 बोला जा रहा है, लेफ्ट एंड राइट ऐड होगा। फाइनली पीबी आपका फ्रॉम लेफ्ट 23 गिरा, और फ्रॉम लेफ्ट 23 गिरेगा तो आप इस रीजन पे रहेंगे। जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। हम लोगों का आंसर डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे गौर करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, लेफ्ट राइट है तो अपोजिट पोल है, तो 7 5 12, 12 14 2 पर भी ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं करना है, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। क्या करेंगे? तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में फ्रॉम लेफ्ट कितना? 7, और दाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में टू दी राइट टीआर कितना? 5। लेफ्ट एंड राइट है, ऐड करेंगे। फाइनली पीबी फ्रॉम लेफ्ट 12 गिर रहा है, एंड फ्रॉम लेफ्ट 12 गिर रहा है, तो हम लोग किस रीजन पर रहेंगे? इस रीजन पर रहेंगे। क्या? और मैं बता चुका इस रीजन पे कोई भी मान गिरे तो आप स्टैंडर्ड मान 14 से घटाइएगा उस मान को, तो रिजल्ट आ जाएगा 14 का लाएगा, m का मान 13 और a के मान 1 को जोड़कर हम लोगों ने 14 बनाया है। तो इस मान को 14th जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने बनाया है उस स्टैंडर्ड वैल्यू से घटाएंगे 14 12 को, तो कितना गिरा? 2, और 2 पर हमारा रिजल्ट बी, 2 नंबर लेटर बी। फिर से एक बार तो हम लोग इंग्लिश में प्रॉब्लम डील करेंगे। Which letter
will be 15th to the right of 18th letter from your left if first half of the English alphabet is written in reverse order. Which letter will be 15th to the right of 15th to the right of 18th letter from your left? कहने का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 15वां क्या होगा? बाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म FL कितना? तो 18, हम लोगों ने 18 लिख दिया। और दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म TR कितना? तो हम लोगों ने 15 लिख दिया। और लेफ्ट राइट है, ऐड करेंगे और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना माना गया? तो 33 नंबर लेटर तो नहीं होता है। हमने आपको बताया है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग कोई भी मान दिए गए सीक्वेंस के एंडिंग वैल्यू से यदि एक्सीड करता हो तो इस क्रम में जितना ही एक्सीड करेगा उस मान को ही प्रॉपर मान के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो 33 का अभिप्राय हो गया कि 26 से कितना एक्सीड कर गया, कितना बढ़ गया, क्योंकि आपका श्रृंखला तो 26 पे एंड होगा। तो 26 से ये कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। That is the 33 is equivalent of 7. 33 is equivalent of 7 and from left 7 that means आप इसमें रहिएगा, इस रीजन पे रहिएगा, इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, और इस ऑर्डर में रहिएगा। फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे, स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से आपको घटाना है। तो हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू जो 14 हम लोगों ने बनाया है उससे 7 को घटाएंगे। आफ्टर ऑल 7 ही प्राप्त हो रहा है एंड फाइनली 7 नंबर लेटर G, हम लोगों का आंसर G हो गया। इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन भी फाइनल होता है। और अब हम लोग चलते हैं, अंतिम जो कॉम्बिनेशन है वो राइट एंड लेफ्ट का है और राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही आपका जो है यह समाप्त हो जाएगा, कंक्लूड होगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन movement if first half of the English alphabet will is written in reverse order का बेस्ट जो प्रॉब्लम्स होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे। राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे पहला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश दैट इज द फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, तो 8 7 15 और 15 13 2 2 पर भी, तो ये तो जादू हो गया। ऐसे करने से तो आपको समझ में नहीं आया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जादू देखने के लिए आप नहीं बैठे हैं, बल्कि
समझने के लिए बैठे हैं और मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं। हाँ, जब आपका कमांड हो जाए, मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बनाने के बाद कमांड हो जाए, तो आप इसी प्रकार से वर्बली बनाइएगा जैसे मैं बोला 8 और 7 15, 15 पे 15 13 2, 8 7 15, 15 13 2, 2 पर भी। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम राइट कितना लिखूंगा, फ्रॉम राइट यहाँ पे 8 हो गया, एंड टू दी लेफ्ट टीएल कितना, बाई ओर कितना 7, तो 7 लिख दिया। राइट लेफ्ट ऐड करेंगे, फाइनली पीवी 15 गिरा, फ्रॉम राइट 15 गिरा, और 15 गिरने पे किस ऑर्डर करेंगे, इसमें किसमें, तो हम लोग 15 गिरेगा तो इस 13 के क्षेत्र को पार करके क्रॉस करके इसमें आ जाएंगे, और इसमें कोई भी मान गिरे तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए इस 13 को हटा देंगे जैसा कि लिखा है पीवी माइनस 13 ऑफ सेकंड हाफ। तो यहाँ पे इस मान से 13 जो सेकेंड हाफ का 13th लेटर है, सेकेंड हाफ वाला 13th लेटर जो है वो घटा देंगे, तो फाइनली 2 और 2 सर मेरा भी। तो हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध, हम बता चुके हैं पूर्वार्ध का भी अर्थ फर्स्ट हाफ ही होता है, पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। पूर्वार्ध दैट इज द फर्स्ट हाफ, उसी को प्रथम अर्धांश भी कहते हैं, पूर्वार्ध भी कहते हैं, फर्स्ट हाफ भी कहते हैं। तो आपके दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, दाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म एफ आर कितना 3, और बाईं ओर को इंग्लिश में टू द लेफ्ट कहते हैं, टू द लेफ्ट शॉर्ट फॉर्म टीएल कितना 8, तो लेफ्ट राइट ऐड करेंगे, फाइनली पीवी फ्रॉम राइट 11, फ्रॉम राइट जब 11 गिरेगा तो किस ऑर्डर पे रहेंगे, हम लोग इसी ऑर्डर पे रहेंगे जो कि जनरल ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ 13 लेटर का यहाँ तक जो है इस खंड में 13 अक्षर मौजूद है। तो दाएं से जब 11 गिरेगा तो हम इसी खंड में रहेंगे, और ये जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो हमें उसका अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सेकेंड हाफ में ही फंसे रह जाएंगे जो कि जनरल ऑर्डर है। वास्तविक 11 रहता, कंसिडर करेंगे वास्तविक 11 रहता तो के होता अपोजिट ऑफ के, यहाँ पे कंसिडर करेंगे अपोजिट ऑफ के बराबर पी, और हम लोगों का आंसर पी हो जाएगा। इस प्रकार से सेकंड प्रॉब्लम फिनिश होता है, और हम लोग फर्स्ट हाफ रिवर्स के इसके अंतिम प्रॉब्लम पे अब हम लोग आ रहे हैं। इस प्रकार से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट, if first half of the English alphabet is written in reverse order based प्रॉब्लम कंक्लूड होगा। ये अंतिम प्रॉब्लम उसका लास्ट प्रॉब्लम है, और इंग्लिश मीडियम में हम लोग डील करेंगे। Which letter will be fifth to the left of fourth letter from your right if
फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज written in reverse order. कहा जा रहा है कि which letter will be fifth to the laptop, fifth to the laptop, किसके to the laptop? Fourth letter from your right. कहने का अभिप्राय है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर पांचवा, दाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म एफ आर कितना चौथा 4, और बाईं ओर को टू द लेफ्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म टीएल कितना 5, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, ऐड करेंगे 4 and 5 9, फ्रॉम राइट 9, और यदि 9 आ रहा है तो हम किस ऑर्डर में रहेंगे? जनरल ऑर्डर में रहेंगे। किस हाफ में रहेंगे? सेकंड हाफ में ही रहेंगे, क्योंकि 13 लेटर मौजूद है इस हाफ में। तो दाएं से जब 9 गिरेगा तो इसी हाफ में रहेंगे। इस हाफ में कोई भी मान गिरे उसका अपोजिट वास्तविक 9 होता तो आई होता, लेकिन यहाँ आई का अपोजिट आर, और यहाँ पे आर हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम लोग का फाइनल होता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट, द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर अंडर दिस डायरेक्शन। जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको मैंने आपके समझ प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आपको समझ में आई होगी। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप लेक्चर को बारीकी से बार बार अवलोकन करने का प्रयास करेंगे, निश्चित आपको समझ आ जाएगी। आफ्टर ऑल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज द पार्ट 21 में 21 जिसके तहत अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम के टाइप 4 के साथ मैं आपको डील करूंगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इफ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी रिवर्स। कहने का अभिप्राय है कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा, जिसे हम पार्ट 20 के साथ आपके 21 के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, 21 के साथ आपके साथ सामने लाने का प्रयास करेंगे, वो अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम के टाइप 4 के तहत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इफ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए उस पर आधारित प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास रहेगा। आफ्टर ऑल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको हमारा ये लेक्चर या कोई भी लेक्चर जैसा भी लगता हो, अच्छा लगता हो, खराब लगता हो, जैसा भी लगता हो, काइंडली अपने बहुमूल्य कमेंट्स से हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हम उन त्रुटियों को दूर कर सकें, प्लस अपनी तमाम अपेक्षाओं रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू टॉपिक्स, आप अपनी अपेक्षाओं से भी हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। प्लस मैं जैसा कि बताया हूँ कि समय समय पे आफ्टर द फिनिशिंग टाइप वाइज प्रॉब्लम मैं एमसीक्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एमसीक्यू भी प्रस्तुत आपके सामने कर रहा हूँ, और अब तक में मैंने 0, 1, 2 3 एमसीक्यू प्रस्तुत कर चुका हूँ। आगे भी मैं एमसीक्यू प्रस्तुत करूँगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जैसा भी लगे अपने बहुमूल्य कमेंट से जरूर हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही वैसे कैंडिडेट जो पहली बार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेंगे। इसलिए
कि कोई भी वीडियो जब हमारा अपलोड हो उसकी अविलंब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही हमारे वैसे सब्सक्राइब जिन्हें हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, जिन्हें हमारा लेक्चर पसंद हो, पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, वह कोशिश करें अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।